हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। जैसा कि पिछली वीडियो में अपने चर्चा की थी क्लास 11th के 10th लेसन के बारे में, जिसका नाम सब्जियों की खेती था। उसमें अपने एक सब्जी को कंप्लीट कर लिया था, टमाटर की फसल को। इसी प्रकार आपको पता है कि हम 12 से 13 फसलें पढ़ने वाले हैं सब्जियों की सिर्फ। तो सब्जियों की इस फसल में अगली फसल है अपनी बैंगन। तो बैंगन के बारे में सेम उसी प्रकार से चर्चा करेंगे जिस प्रकार से अपने टमाटर के बारे में की थी। यानी कि सबसे पहले इसका वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कौन सा ये कुल है, क्या इसका वानस्पतिक नाम है, कौन सा भाग खाया जाता है, क्या कहते हैं इसको, और फिर पढ़ेंगे जलवायु, फिर मृदा की तैयारी, फिर बीज व बीज दर, किस प्रकार से इसकी बुआई की जाती है, उसके बाद में रोग व कीट, और उसके बाद में उपज पढ़ेंगे। इस प्रकार से सभी फसलों के कंटिन्यू यही स्टेप अपने पढ़ते जाएंगे। तो इनको आसान रहेगा आपके लिए कि आप कंटिन्यू इनको लर्न करते जाइए। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप इनको लर्न करते जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए बिना देरी किए हुए अपनी सेकंड क्रॉप जिसका नाम बैंगन है उसको स्टार्ट करते हैं। सोलेनम मेलोंजेना इसका वानस्पतिक नाम है और उत्पत्ति स्थल इसका भारत है। सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती सेकंड सब्जी अपनी है बैंगन। सेकंड सब्जी है बैंगन। देखिए वही सेम क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक नाम जेड में यही पूछा जाता है मोस्टली, वानस्पतिक नाम, उसके बाद में कुल, उसके बाद में उत्पत्ति स्थल। देखिए इसका नाम सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना ने पूरा कर लो, सोलेनम मेलोंजेना। और जो उत्कुल है वो है सोलेनेसी, सोलेनेसी। उत्पत्ति स्थल भारत। जो चीजें आपको खाने में अक्सर अच्छी नहीं लगती उनका उत्पत्ति स्थल भारत ही है। बैंगन अच्छा नहीं लगता, उत्पत्ति स्थल भारत। और जो चीजें पूजा में काम आती है जैसे उड़द, कपास, मोस्ट ऑफ उनका उत्पत्ति स्थल कौन सा होगा? भारत होगा। तो ये याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, सारी चीजों का उत्पत्ति स्थल भारत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ ये चीजें, ये प्रायोरिटी रहती है कि जिन चीजों खाने में स्वादिष्ट नहीं है या तो अपने खाना अक्सर पसंद नहीं करते, उनका उत्पत्ति स्थल भारत होगा। और जो पूजा के दौरान काम ली जाती है उनका उत्पत्ति स्थल भारत है। देखिए इसमें दो वर्णक पाए जाते हैं, एक एंथोसाइनिन और एक वर्णक होता है सोलेसिडिन। दो वर्णक पाए जाते हैं इसके अंदर। उन वर्णकों का क्या काम होता है? और बैंगन को एग प्लांट भी कहते हैं, अंडे वाला पौधा, क्योंकि बैंगन के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। बैंगन की सब्जी में ताकत होती है, इसलिए इसको एग प्लांट भी बोला जाता है। इसमें विटामिन ए होता है, मोस्ट ऑफ से विटामिन ए इसमें पाया जाता है। ये तो है इसका महत्व। अपने 1 by 1 इसको लिखते हैं। सॉरी, बैंगन को
एग प्लांट, एग प्लांट भी कहते हैं, इसका नाम है एग प्लांट। तो आपसे पूछा जाएगा कि एग प्लांट कौन सी फसल को कहा जाता है, तो आपको बताना है बैंगन को। बैंगन का फल विटामिन बी व लोहे का प्रमुख स्रोत होता है। लोहे यानी कि आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी और ट्रिक बताता हूं कि लोहे का प्रमुख स्रोत कौन कौन सी सब्जियां होती है। जो सब्जियां अक्सर काटने के बाद में जितनी जल्दी काली पड़ जाती है वो उतना ही या भूरभूरापन आ जाता है। जैसे अपने आलू काटते हैं, पालक काटते हैं, वो किनारों से जहां से चाकू लगा वहां से काली पड़ जाएगी। जितनी जल्दी काली पड़ती है उसमें उतने ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, आयरन होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, आयरन व विटामिन बी अधिक मात्रा में होता है बैंगन उत्पादन में। जयपुर, कोटा व गंगानगर, जोधपुर, गंगानगर व जोधपुर जिले अग्रणी है। ये जिले क्या है, बैंगन उत्पादन में अग्रणी है। बैंगन में एंथोसायनिन व सोलेसिडिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये इसमें वर्णक होता है, सोलेसिडिन व एंथोसायनिन वर्णक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु, बैंगन की जो फसल है वो गर्मी की फसल है। बैंगन ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें भी टमाटर की भांति जैसे टमाटर में होता है अधिक पाले से, टमाटर की भांति अधिक पाले से पौधा प्रभावित होता है। टमाटर की भांति इसमें भी ज़्यादा पाले से क्या होगा, पौधा प्रभावित होगा। इसके बाद में बैंगन की वृद्धि व फल उत्पादन के लिए, बैंगन की वृद्धि व फल उत्पादन के लिए 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है, उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं
खेत की तैयारी। देखिए, मृदा एवं खेत की तैयारी ऑलमोस्ट सभी सब्जियों में सेम है। बलुई या दोमट या बलुई दोमट मृदा चलेगी। जल निकास सही से होना चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। पीएच मान 6 से 7 या 7.5 तक हो सकता है। ठीक है, ये सब है। किसी में यदि पीएच मान की प्रॉब्लम होती है तो उस फसल का मैं आपको अलग से लिखा दूंगा। तो इसमें सब लगभग सेम ही होता है। जैसे टमाटर में होता है दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट। उचित जल निकास, पीएच मान 6 से 7 के मध्य, जीवांश पदार्थ युक्त। ये मृदा होनी चाहिए। ठीक है, ये मृदा के कैरेक्टर्स इसमें होने चाहिए। ये हो गया अपने 3 चीजें, महत्व हो गए, जलवायु होगी और मृदा होगी। अब बात करते हैं बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। ठीक है, तो बुआई के लिए इसमें अपने को 500 ग्राम की बीज की आवश्यकता रहती है। संकर किस्मों के लिए बीज दर थोड़ी सी कम होती है प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से। तो अपने लिखते हैं सामान्य किस्मों के लिए बीज दर और संकर किस्मों के लिए बीज दर ये होती है। सामान्य किस्मों के लिए जो होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और ये जो संकर किस्मों के लिए बीज दर होती है वो 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर इनफ रहती है। ठीक है, ये हो गई बीज दर। अब बैंगन की बुआई और रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। बैंगन जो डे नेचुरल प्लांट है, बैंगन ब्रिंजल DNP डे नेचुरल प्लांट है, इसकी बुआई तीनों ऋतुओं में की जा सकती है। तो अब देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं अपने। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिखते हैं ऋतु का नाम, दूसरे कॉलम में अपने लिखेंगे बीज की बुआई का समय, बीज की बुआई का समय। तीसरे में लिखेंगे पौधरोपण का समय। 3 ऋतुएं मैंने आपको बताई थी, तीनों ऋतुओं में इसकी बुआई कर सकते हैं, ये भी बात आपको बताई थी। सबसे पहले देखते हैं शरद ऋतु में। शरद ऋतु में बीज की बुआई जून जुलाई, यानी नर्सरी अपने जून जुलाई में लगा देनी चाहिए और पौधरोपण जुलाई अगस्त में की जा सकती है।
अब ये मत कह देना सर अपने जुलाई में ही बीज की बुआई कर रहे हैं और जुलाई में ही क्या कर रहे हैं, पौधरोपण कर रहे हैं। जिनकी जून में बुआई हो जाती है बीजों की, उनकी रोपाई जुलाई में कर देते हैं, और जिनकी जुलाई में होती है उनकी रोपाई अगस्त में की जाती है। दूसरी ऋतु है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन की होती है दिसंबर जनवरी में तो बीज की रोपाई होती है, और फरवरी मार्च में पौध की रोपाई हो जाती है। फरवरी मार्च में पहली अपने पढ़ी थी शरद ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु, और तीसरी पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सॉरी, मार्च अप्रैल और अप्रैल मई। लगभग 4 हफ्ते में इसकी पौध बनके तैयार हो जाती है। मतलब 1 महीने में पौध होती है, वो बीजों से पौध ट्रांसप्लांट करने के लिए, खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, ये अपने बुआई का समय और बीज की मात्रा देख ली थी। अब अपने कुछ जो किस्में हैं इंपॉर्टेंट, उनकी चर्चा अपने करेंगे। किस्मों से पहले अपने छोटा सा टॉपिक खाद व उर्वरक व सिंचाई देख लेते हैं, और अगली स्लाइड में अपने किस्मों की चर्चा करेंगे। खाद व उर्वरक, देखिए खाद व उर्वरक, बैंगन की फसल के लिए बैंगन की फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए देखिए ये सारों में सेम है। 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गली गोबर की खाद, व 40 kg नाइट्रोजन, और क्या देना चाहिए, 80 kg फास्फोरस व 60 kg पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय, बुआई नहीं, रोपाई से, पौधरोपण से पूर्व खेत में मिला देनी चाहिए। क्या करेंगे, इतनी मात्रा तो मिला देंगे, 40 kg नाइट्रोजन 25 से 30 दिनों के अंतराल पर सिंचाई के साथ देनी चाहिए। सिंचाई के साथ देनी चाहिए। अब क्या करेंगे, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी गली खाद अपने पौधरोपण से पहले, यानी कि जून जुलाई फरवरी मार्च और अप्रैल मई से पहले, जब भी अपने को पौधरोपण करना उससे पहले अपने खेत में मिला देनी चाहिए। और 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 60 kg पोटाश की मात्रा भी मिलानी चाहिए। शेष जो 80 kg नाइट्रोजन होती है, टोटल 120 kg नाइट्रोजन दी जाती है, तो इन 80 kg नाइट्रोजन को 2 भागों में 25-25 दिनों के अंतराल पर अपने सिंचाई के साथ में मात्रा दे देनी चाहिए। अब अपने बात करते हैं निराई गुड़ाई और उसके बाद में उन्नतशील किस्में, कीट व रोग और उपज के बारे में। जल्दी से इसको नोट कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब अपने देखते हैं बैंगन में निराई गुड़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए। बैंगन की फसल में 25 से 30 दिन के बाद में, यानी कि पौधरोपण कर दिया उसके 25 से 30 दिन बाद में अपने को पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए और 60-65 दिन बाद में दूसरी निराई गुड़ाई करनी आवश्यक होती है। तो देखते हैं निराई गुड़ाई।
सारों में ये तो सेम ही चलेगा। देखिए बैंगन की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई पौधरोपण के 30 से 40 दिन के बाद निराई गुड़ाई पौधरोपण के 30 से 40 दिन बाद वह दूसरे 60 से 65 दिन के बाद करनी चाहिए। ठीक है, ये दो निराई गुड़ाई अपने को उसके अंदर करनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई या इरिगेशन। सिंचाई की बात करें तो बैंगन की फसल में पौधरोपण के तुरंत पश्चात सिंचाई करनी चाहिए। वह गर्मियों में 5 से 6 दिन व सर्दियों में 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई सिंचाई की। अब देखते हैं अपने उन्नत किस्में आपको मोस्ट ऑफ वही याद करनी है जिसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं इसमें लंबे फल वाली किस्में। 1 नंबर पर आती है लंबे फल वाली किस्में। ऐसी कौन सी किस्में हैं लंबे फल वाली किस्में? ऐसी कौन कौन सी किस्म है जिनके फल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। पूषा पर्पल लॉन्ग पहली, पूषा पर्पल लॉन्ग ये एक किस्म है जिसके फल लंबे होते हैं। यह होती है अति शीघ्र पकने वाली, अति शीघ्र पकने वाली। अब इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा जल्दी पकती है। दूसरी अपने यदि बात करें, ए लिख लेते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी किस्म की बात करें पूषा स्मार्ट, तीसरा आज़ाद क्रांति। काफ़ी बार बैंगन की फसलें किस्म पूछी जाती है कि आज़ाद क्रांति या पूषा स्मार्ट किसकी किस्म है? पूषा क्रांति, पंजाब सदाबहार। ठीक है, ये है लंबे फल वाले किस्म। और दूसरी अपने बात करते हैं गोल फल वाले किस्में। गोल फल वाली किस्में। अब कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनमें फल होता है वो गोल होता है? पूषा पर्पल राउंड पहला, पूषा पर्पल। लॉन्ग वाले में लॉन्ग और राउंड वाले में गोल राउंड। ठीक है, पूषा पर्पल राउंड टाइप 3 सिलेक्शन 1, टाइप 3 तीसरा सिलेक्शन 1 और पूषा अनमोल पंत ऋतुराज। पूषा अनमोल ये है चौथी और पंत ऋतुराज। ठीक है, अब तीसरा वर्गीकरण अपने किस्मों का पढ़ते हैं, संकर किस्में।
संकर किस्में। संकर कौन कौन सी किस्में हैं? पुष्पा हाइब्रिड 6, ठीक है। और कौन सी है? पुष्पा हाइब्रिड 9, पुष्पा हाइब्रिड 9। और कौन सी है? अर्का अनमित नवनीत, अर्का नवनीत सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म। इसकी उपज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रमुख कीटों की। प्रमुख कीट, ठीक है। पहले अपने कीट की बात करें, तना या फल छेदक कीट। पहला कीट तना या फल छेदक कीट, ठीक है। फूड बोरर या स्टेम बोरर, यह बैंगन की फसल का प्रमुख कीट है। यह बैंगन की फसल का प्रमुख कीट है। मेन यही कीट बैंगन की फसल को प्रभावित करता है। इसका लार्वा, इसका लार्वा, ठीक है, यानी लट पौधे के परोह भाग में घुसकर डेड हार्ट करता है। मतलब हार्ट को मार देता है, जिससे पौधे का मुख्य परोह भाग नष्ट हो जाता है, जिससे पौधे का परोह भाग नष्ट हो जाता है, यानी पौधा वृद्धि नहीं कर सकेगा। उसके बाद रोकथाम के लिए क्या करेंगे? रोकथाम, कीटग्रस्त पौधों व फलों को काटकर जला देते हैं। क्या करेंगे? कीटग्रस्त जो पौधे होंगे और फल होंगे उनको काटकर जला देंगे। दूसरा अपने क्या करेंगे? कीटरोधी किस्मों का उपयोग। जो कीट रेसिस्टेंट किस्में हैं इनका अपने क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इसके बाद में दूसरा कीट अपने पढ़ते हैं हरा तेला या मोयला। दूसरा हरा तेला या मोयला, या इसको क्या बोलते हैं? एफिड, ठीक है। ये क्या करता है? यह छोटा सा कीट होता है और पौधे का रस चूसकर पौधे को सुखा देता है। यह छोटा सा कीट होता है जो पौधे का रस चूसकर सुखा देता है। पौधे का रस चूसेगा और पौधे को सुखा देगा। तीसरा है लाल माइट। लाल माइट, रेड माइट, लाल माइट, इंग्लिश में रेड माइट, ठीक है। यह पत्तियों से रस चूसकर पत्तियों को सुखा देगा। यह पत्तियों से रस चूसकर उन्हें सुखा देता है तथा
पौधा कमजोर हो जाता है, वह पीला पड़ जाता है। पौधा क्या होगा? कमजोर हो जाएगा और पीला पड़ जाएगा। अब चौथे कीट की बात करते हैं, इसका नियंत्रण की बात करते हैं। रोकथाम। डाइमिथोएट 23 या मेलाथियोन 50 EC की 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। देखिए, आपको छोटी सी एक ट्रिक और बता देता हूं कि जैसे हरा तेल आपने टमाटर में पढ़ा था, आगे भी बहुत सारी फसलों में पढ़ेंगे, तो इनका जो नियंत्रण होता है वो सेम प्रकार से ही होता है। चौथे कीट की बात करते हैं, एपिलेंकना बीटल। एपिलेंकना बीटल, एपिलेंकना बीटल, ठीक है। ये कीट होता है वो लाल रंग का होता है और पत्तियों को खाकर छल्लीनुमा बना देता है। यह कीट लाल रंग का होता है तथा पत्तियों को खाकर छल्लीनुमा बना देता है। ये लाल रंग का होता है और पत्तियों को खाकर क्या कर देगा? छल्लीनुमा बना देगा। रोकथाम के लिए इसके अंडों, प्रोड व कैटरपिलर को हाथ से पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। हाथ से पकड़ेंगे और उनको दबा के मार देंगे, पापी बन जाएंगे। कार्बोरिल मेलाथियन 1 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपने कुछ प्रमुख रोग है उनको पढ़ेंगे और उसके बाद तुड़ाई व उपज को पढ़ेंगे। हाँ जी, अब अपने प्रमुख रोग की बात करते हैं। तो सबसे पहला है छोटी पत्ती रोग। इसमें क्या होता है? पत्तियां छोटी रह जाती हैं, ठीक है। तो यह वायरस के द्वारा होता है। तो प्रमुख रोग, इंपॉर्टेंट डिजीज, सबसे पहला आता है छोटी पत्ती रोग। छोटी पत्ती रोग, तो छोटी पत्ती रोग होता है, इसकी क्या विशेषता होती है? माइकोप्लाज्मा से होता है। माइकोप्लाज्मा जनित रोग, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग है, ठीक है। वाहक जो लीफ होपर होता है वो इसका वाहक होता है, वाहक का कार्य करता है। इसके प्रकोप से पत्ती, छोटी पत्ती है ना, तो इसके प्रकोप से पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती है, वह गुच्छेनुमा संरचना बन जाती है।
गुच्छेनुमा संरचना बन जाती है। पत्तियां छोटी रह जाएगी और गुच्छेनुमा संरचना बन जाएगी। पौधा झाड़ीनुमा बनता है और फल नहीं लगते। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। और रोकथाम के लिए क्या करेंगे, रोकथाम प्रभावित पौधे को उखाड़कर जला देते हैं। प्रभावित पौधे को उखाड़कर जला देंगे। दूसरा, फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। तीसरी अपने बात करें रोकथाम के लिए, मिथाइल डिमेटोन 1 ml, मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में अपने अगला रोग बात करते हैं, आर्द्र गलन रोग। दूसरा, आर्द्र गलन रोग, डंपिंग रोग। यह रोग होता है वो नर्सरी के समय ही होता है। डंपिंग रोग नर्सरी का रोग है सभी फसलों में। यह रोग नर्सरी में ही होता है, नर्सरी में ही होता है। बीजों को कवकनाशी से उपचारित करके बोना चाहिए। रोकथाम, बीजों को कवकनाशी कैप्टान थायरामिन से उपचारित करके बोना चाहिए। कवकनाशी से उपचारित करके बोना चाहिए। उचित जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। जल निकास भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। नर्सरी को 2% फार्मेलिन से उपचारित करें। इससे क्या करना चाहिए, फार्मेलिन से उपचारित करना चाहिए। अब आता है सूत्रकृमि रोग। तीसरा, सूत्रकृमि रोग। आपने टमाटर में पढ़ा था सूत्रकृमि रोग, उसमें क्या था, गांठें बन जाती हैं। इसी प्रकार यह रोग सूत्रकृमि द्वारा होता है तथा पौधों में गांठें बन जाती है। ठीक है, रोकथाम के लिए अपने सेम टमाटर वाला सिस्टम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद रोकथाम, प्रतिरोधी किस्मों का चयन, प्रतिरोधी किस्मों का चयन करेंगे। और क्या करेंगे, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देते हैं। ठीक है, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देंगे। अंतिम रोग पढ़ेंगे फोमोप्सिस झुलसा। फोमोप्सिस झुलसा ब्लाइट, फोमोप्सिस ब्लाइट। इस रोग में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक भाग पर इसका प्रभाव होगा
यह बैंगन का प्रमुख रोग है, यह बैंगन का प्रमुख रोग है, यह बैंगन का प्रमुख रोग है। इसमें पौधे का प्रत्येक भाग प्रभावित होता है, यानी कि सारा पौधा इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। रोकथाम के लिए अपने क्या चीज़ उपयोग में कर सकते हैं, एक तो बीजों को बुआई से पूर्व क्या करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि रोग रहित बीज है या नहीं है। तो रोग रहित बीजों का उपयोग करना चाहिए। पहली सावधानी तो ये रखेंगे कि रोग रहित बीजों का उपयोग करेंगे। दूसरा, बीजों को बुआई से पूर्व 22 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको उपचारित करेंगे और उसके बाद में फसल चक्र अपनाएंगे। फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके बाद में रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर इकट्ठा कर जला देना चाहिए, जला देना चाहिए। इतने सारे अपने काम करेंगे। इसके बाद में अपने करते हैं तुड़ाई व उपज। तुड़ाई व उपज। तो तुड़ाई कब करते हैं, जब पूर्ण रूप से पूर्ण आकार बन जाता है, पूर्ण आकार ग्रहण करने पर बीज बनने से पहले, यानी कि बैंगन में बीज नहीं बनने चाहिए, उससे पहले इसकी तुड़ाई करते हैं और रंग फीका ना पड़े, फीका पड़ने से पूर्व तुड़ाई की जाती है। और सामान्य किस्मों की उपज 200 से 250 क्विंटल, 200 से 250 क्विंटल तक होती है। वह संकर किस्मों की उपज, संकर किस्मों की उपज 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, ये था अपना बैंगन। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, थोड़ी की काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। तो पूरा एक फसल जब अपने एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो मिर्च में। मिर्च के बारे में अपने पढ़ेंगे, गर्मा गर्म मिर्च, तीखी तीखी मिर्च। थैंक यू सो मच।